हेलो बच्चों लोग, कैसे हो आप सब लोग? आइयो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज ओलंपियाड बेस कैंप में कॉम्बिनेटोरिक्स का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने आप सभी को सिखाया कि परमुटेशन क्या होता है, कैसे आप किनको देखते हो, कैसे आप काउंट करते हो केसेस, कैसे काउंटिंग होती है केसेस की, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट कैसे करते हो, कॉम्बिनेशन और अरेंजमेंट के बीच में मैंने आपको डिफरेंस समझाया। एक ही टैगलाइन पे आपको रहना है, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। अगर कभी भी अरेंजमेंट की बात हो तो पहले सेलेक्ट करेंगे देन अरेंज करेंगे। अगर नॉर्मल अरेंजमेंट है कि भैया 4 लोगों को हमें 10 डिफरेंट थिंग है, 4 जगह बिठानी है, तो उसमें तो आप पहली को 4 जगह बिठा सकते हो, दूसरी को 4 जगह बिठा सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। तो मैंने आपको रिपीटिशन का केस भी सिखाया, नॉन रिपीटिशन का केस भी सिखाया। आज के सेशन में हम बात करेंगे ओनली सिलेक्शन की, कि कैसे हम सिलेक्शन, आईक्यूएम में तो लेना ही है, कैसे हम सिलेक्शन करें चीजों का, डिफरेंट थिंग्स का सिलेक्शन। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में सबसे पहली चीज दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का एक और अगला मतलब होता है कि आपको कॉम्बिनेशन बनाने हैं, मतलब सिलेक्शन करने हैं। तो यहां आपसे बोला जा रहा है द डिफरेंट ग्रुप्स और सिलेक्शन ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ थिंग्स व्हाइल टेकिंग सम और ऑल एट अ टाइम। मतलब अगर कोई आपके पास n डिफरेंट थिंग्स हैं तो उनमें से r डिफरेंट थिंग्स चूज करने का तरीका, या फिर मैं कहूं आपसे कि कुछ चीजें चूज करो या सारी चूज करो। इसमें यही बोला गया, while taking some or all at a time without paying any regard to their order। मतलब ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप किसी भी ऑर्डर में चूज कर सकते हो। आर कॉल्ड देयर कॉम्बिनेशन। जैसे while taking 2 things out of 3 डिफरेंट थिंग्स, जैसे एबीसी में से आपको 2 चीजें चुननी है। जैसे आपके पास एबीसी है, एबीसी मतलब ये रही 3 डिफरेंट थिंग्स हैं, ए बी और सी। इनमें से कोई 2 डिफरेंट चीजें आपको चुननी है, तो कैसे चुनोगे भैया? तो देखो, 2 डिफरेंट चीजें अगर आपको चुननी है तो आप क्या क्या ले सकते हो? सर मैं ए ले सकता हूं, बी ले सकता हूं, सर बी ले सकता हूं, सी ले सकता हूं, ए ले सकता हूं, सी ले सकता हूं। कोई 2 चीजें चुननी है। तो अब यहां पर देखो देखो ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप बी ए बी चुन लो, पहले बी चुन लो फिर ए चुन लो, चाहे आप पहले ए चुन लो चाहे आप पहले बी चुन लो, बी और सी, चाहे आप पहले बी चुन लो चाहे सी चुन लो। तो आपने एक बार में ए और बी चुने, एक बार में बी और सी को सिलेक्ट किया, और एक बार में ए और सी को सिलेक्ट किया। तो यहां आपने देखा कि 3 डिफरेंट थिंग्स थी, 3 डिफरेंट थिंग्स, उनमें से 2 चुनी। तो अब जब चुनने की बात आ जाए, सिलेक्शन की बात आ जाए, तो लगता है एनसीआर। एनसीआर क्या होता है? एन डिफरेंट थिंग्स में से आर डिफरेंट थिंग्स को चूज करना। जैसे 3 में से 2 चीजों को चूज करना, तो कितने वेज होंगे? 3C2, दैट इज 3 वेज होंगे। और यहां भी अपने कितने आ रहे थे? 3 आ रहे थे। तो ये होता है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन जैसे मुझे 100 लोग मेरे पास हैं, 10 लोगों को फर्स्ट रैंक देनी है, 10 लोगों को फर्स्ट प्लेस पे बिठाना है, तो मुझे कोई 100 में से 10 लोग चुनने पड़ेंगे। मतलब जैसे मेरे पास 100 लोग हैं और एक होटल है, मुझे 10 लोगों को भेजना है इस होटल में, तो मुझे 100 में से 10 लोग चुनने पड़ेंगे। मतलब 100C10 वेज से मैं इनको चुन सकता हूं। अब मैं कोई भी 10 लोग ले सकता हूं, तो 100C10 इज द माई आंसर। तो ये वाली बात समझ गए? तो फटाफट से कॉम्बिनेशन की चीज लिख लो, फिर हम चलते हैं आगे। ठीक है, चलो अब देखो, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम। मतलब एन में से आर चीजें चूज करने का तरीका एनसीआर होता है। इसको सी एन और आर भी लिख सकते हैं। एनसीआर को कैसे खोलते हैं? एनसीआर को खोलना मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं जाऊं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं जाऊं, तो अगर 5C3 लिखना है तो मैं लिखूंगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो देखो 5 इंटू 4 अपॉन 2 दैट इज योर 10 इज योर आंसर। तो कोई 5 डिफरेंट थिंग्स में से
तीन डिफरेंट थिंग्स चूज करने का तरीका जो होता है दैट इज योर 5C3। ठीक है भैया। अब यहां पर देखो ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी कह रही है कि NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। एग्जाम्पल 5C3 जो होगा वो 5C2 के बराबर होगा। देखो ये 5C3 है, अगर मैं 5C2 लिखूंगा तो यहां कितना आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्ट, और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है। और यहां पर बोला गया NCN होता है और NC0 होता है वो 1 के बराबर होता है। इसको भी समझा देते हैं ये कैसे होता है। तो यहां देखो बच्चा लोग, अगर मैं यहां पर NCN लिख रहा हूं तो आप लिखोगे N फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल और N फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि देखो आप इसको कैसे लिखोगे, यहां लिखोगे N फैक्टोरियल, यहां लिखोगे 0 फैक्टोरियल, सॉरी N फैक्टोरियल लिखोगे और यहां लिखोगे N माइनस N फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा N फैक्टोरियल अपॉन N फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये कट गया और 0 फैक्टोरियल इज 1 आंसर। और जैसे ही आप अगर NC0 भी लिखोगे तब भी यही आएगा। तो क्या हो गया आपके पास NCN जो होता है वो NC0 के बराबर होता है। NCN जो होता है वो NC0 के बराबर होता है। ठीक है। अब जो NCX है वो NCY के बराबर है। तो दो चीजें देखो यहां पर बड़ी सिंपल सी बात समझना, ये बाइनोमियल का ही है, नोट डाल के देखना कि जो NCX है ये NCY के बराबर अगर आपको दे रखा है तो दो कंडीशन है, या तो X बराबर Y होगा या X प्लस Y बराबर N होगा। जैसे आपको यहां बात समझ में आई तो मेरे को यहां पर एक चीज बताओ, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लिखूं 5C3 होता है, या तो वो 5C3 के बराबर होगा या फिर 5C3 जो है वो 5C2 के बराबर होगा, क्योंकि NCR जो होता है वो NCN माइनस R के बराबर होता है। तो देखो 3 + 2 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। क्लियर फंडा, समझ में आई ये वाली बात कि अगर NCX जो है वो NCY के बराबर है तो दो कंडीशन आपके पास होती हैं कि या तो X बराबर Y होगा या X प्लस Y बराबर क्या होगा बच्चे N होगा। क्लियर फंडा, समझ में आई ये वाली बात, समझ में आ गई। तो चलिए पिछले स्लाइड पे चलते हैं। अगर NC0 से लेके NCN तक का समेशन चाहिए तो वो 2 टू दी पावर N होता है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई। चलो अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो एक मैं रिलेशन समझाता हूं। मैंने आपको NPR बताया था, देखो NPR क्या होता है, बड़े ध्यान समझना। NPR होता है नंबर ऑफ परमुटेशन फ्रॉम n डिफरेंट थिंग्स। मतलब अगर आपको n डिफरेंट थिंग्स में से r डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करना है तो पहले सेलेक्ट करोगे कैसे NCR, फिर अरेंज करोगे R फैक्टोरियल। तो आपके पास क्या हो गया NPR का फॉर्मूला होता है NCR इंटू R फैक्टोरियल। तो आपके पास और NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और यहां पर आ जाएगा R। तो सिंपल सी बात है कि NPR क्या हो जाएगा, NPR हो जाएगा अगर इसमें R फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना बच जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके पीएनसी में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पीएनसी में कि अगर आप NPR लिख रहे हो तो NCR इंटू R फैक्टोरियल, NCR लिख रहे हो तो n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल, और अगर NPR लिख रहे हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। क्लियर फंडा। चलो इन कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन इज डन। भाई कॉम्बिनेशन में क्या होता है ओनली सिलेक्शन होता है। इन केस ऑफ परमुटेशन ओनली सिलेक्शन इज डन, व्हाट अरेंजमेंट इज ऑल्सो डन। भाई मैंने आपको बताया परमुटेशन का मतलब क्या होता है अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट के लिए पहले सेलेक्ट करोगे देन अरेंज करोगे। तो यहां पर आपको एक बात समझ में आई कि भैया कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ओनली सिलेक्शन, लेकिन अरेंजमेंट का मतलब होता है फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। ये मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के पहले लेक्चर में ही बताया था कि व्हाट इज योर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन क्या होता है फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंजमेंट। In combination, the order of selected object is not important, but in case of permutation, order is essential. मतलब अगर आपको केवल चीजें सेलेक्ट करनी है तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको अरेंज करनी है तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर A B C में से दो लोग यहां बैठाने, तो पहले दो लोगों को चुनोगे 3C2, तो ये तो क्या हो गया आपके पास, ये क्या हो गया सिलेक्शन।
लेकिन अरेंजमेंट में आपके पास दो चॉइस है, या तो मैं इसको यहां बैठाऊं या इसको यहां बैठाऊं, तो दो फैक्टोरियल से मैं क्या करूंगा, अरेंज करूंगा। तो ये हो गया तीन में से दो लोगों को अरेंज करने का तरीका। तो जब मैं अरेंज करता हूं चीजें तो देन आपके पास ऑर्डर बहुत इसेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन जब मैं सेलेक्ट कर रहा हूं तो कैसे भी सिलेक्ट कर लो, 3C2 में सारे ऑर्डर आ गए, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑर्डर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। लेकिन जब बात सिलेक्शन की हो जाए तो ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। क्लियर फंडा। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स। वो कह रहा है कि 3 बॉयज और 4 गर्ल्स की एक टीम बनानी है। किस में से बनानी है, आपके पास 5 बॉयज और 6 गर्ल्स है, मतलब यहां बॉयज हैं, यहां पर गर्ल्स हैं, यहां पर 5 बॉयज हैं, 6 गर्ल्स हैं। अब आपको एक टीम फॉर्म करनी है, क्या करनी है, एक टीम फॉर्म करनी है। टीम फॉर्म करनी है कितने कितने लोगों की, 3 बॉयज और फिर 4 गर्ल्स। मतलब आपको एक टीम फॉर्म करनी है। फॉर्मेशन मींस आपको सिलेक्शन करना है। ऐसे थोड़ी ना टीम फॉर्म करोगे तो आप उनको बिठाओगे, बिठाने का तो बोला ही नहीं उसने। उसने बोला कि ओनली आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो यहां एक बात समझे, आपको बॉयज सेलेक्ट करने, कितने, 5 बॉयज में से 3 बॉयज सेलेक्ट करने। तो कितने तरीके हो गए, 5C3। अब 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, तो कितना हो गया, 64। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गए आपके पास, नंबर ऑफ वेज, आपने चाहे पहले गर्ल्स को ले लो चाहे बॉयज को ले लो। तो सबसे पहले बॉयज को सिलेक्ट करने के तरीके 5C3, फिर आपके पास गर्ल्स को सिलेक्ट करने के तरीके 64। तो 5C3 कितना हो गया, 10, और 64 कितना हो गया, 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो ये हो गया 15। तो कितने तरीके हो गए, 150। कितने तरीके हो गए, 150। बात समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताओ एक बार कमेंट सेक्शन में, बात समझ में आई आपको, आ गई आपको ये बात समझ। तो चलिए चलते हैं अब आगे क्वेश्चन पे। तो यहां तक चीजें समझ आई आपको, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी कमिटी ऑफ 6 पर्सन, 6 पर्सन की कमिटी बनानी है, फॉर्म्ड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। 5 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, उनसे आपको एक 6 पर्सन की कमिटी बनानी है, सच दैट बॉयज आर इन मेजोरिटी। मतलब आपको एक कमिटी बनानी है जिसमें बॉयज क्या हो, मेजोरिटी में हो। तो अब देखो, अब आपको यहां पर केसेस बनाने पड़ेंगे कि कैसे कैसे हम सिलेक्शन करें। तो दो चीजें मैंने आपको सिखाई थी, जब भी केस बनाने पड़े तो प्लस लगाएं, केस के अंदर जो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में चलेंगी। तो यहां पर देखो आपको क्या बनानी है, कमिटी बनानी है। क्या बनानी है, कमिटी। तो आप लिख लो यहां पर कमिटी, ठीक है। यहां पर लिखो बॉयज कितने लेने हैं और गर्ल्स कितने लेनी है। यहां पर लिखो बॉयज कितने लेने हैं और गर्ल्स कितनी लेनी है। बॉयज हमेशा मेजोरिटी में रहनी चाहिए। तो 5 बॉयज है, 6 लोगों की कमिटी बनानी है, 6 पर्सन की। तो अब बड़े ध्यान से देखना कि अगर मैं 6 के 6 बॉयज ले लूं और गर्ल्स 0 लूं तो चलेगा क्या, लेकिन गलत बात, 6 के 6 बॉयज तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अपने पास टोटल कितने, 5 ही बॉयज हैं। तो यहां पर 5 बॉयज लिए और 1 गर्ल्स ली। तो अब देखो 6 मेंबर की कमिटी है, 5 बॉयज लिए 1 गर्ल्स ली, मतलब आपके पास बॉयज किस में है, मेजोरिटी में है। बॉयज किस में है, मेजोरिटी में। अब देखो दूसरा केस, अगर मैं 4 बॉयज लूं और 2 गर्ल्स लूं तो अभी भी बॉयज किस में है, मेजोरिटी में। लेकिन मैं 3 बॉयज लूं और 3 गर्ल्स लूं तो भैया बॉयज मेजोरिटी में नहीं है, बराबर पोजीशन पे आ गए, तो और केस नहीं बनेगा। तो केस 1 में क्या कह रहा है, केस 1 में क्या कह रहा है, 5 बॉयज, क्या है, 5 बॉयज और 1 गर्ल, ठीक है। तो 5 में से 5 बॉयज चूज करने का तरीका 5C5, फिर 5 में से 1 गर्ल चूज करनी है, ठीक है। केस 2 क्या कह रहा है, 4 बॉयज हैं 2 गर्ल्स हैं, 4 बॉयज हैं और 2 गर्ल्स हैं। तो 4 बॉयज चूज करने का तरीका 5C4 इंटू 2 गर्ल्स चूज करने का तरीका 5C2। तो यहां से बच्चा लोग टोटल नंबर ऑफ वेज, यहां से अगर मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। पहले हमने लिया 5 में से 5 बॉयज इंटू 5 में से 1 गर्ल, प्लस फिर 6 लोग कैसे चाटे, 5 में से 4 इंटू 5 में से 2। तो अभी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 5C5 में से कितना हो गया, 1,
और 5C1 कितना हो गया 5 प्लस 5C4 कितना हो गया 5 और 5C2 कितना होता है 10। तो यहां हो गया 5 प्लस 50, तो टोटल 55 वेज हैं जिनमें हम 55 तरीके से हम कमिटी बना सकते हैं जिसमें बॉयज किसमें हो मेजोरिटी में। अब कोई बच्चा बोलेंगे सर और केस नहीं बनेंगे, बच्चों इसके अंदर और केस आपको नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्लियर फंडा, क्लियर। तो अब और क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन से ही सीख पाओगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है इन अ पार्टी 12 पर्सन ईच पर्सन शेक हैंड विद ईच अदर। वो ये कह रहा है 12 लोग हैं, 12 लोग में से हर आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, देन फाइंड द नंबर ऑफ टोटल हैंडशेक्स। कितने नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे? तो अब एक बात बताओ, 12 सपोज करो यहां पर, लेट सपोज ये ए पर्सन है, ये बी, ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, 12। तो पहला वाला आदमी कितने लोगों से हाथ मिला सकता है? 11 लोगों से हाथ मिला सकता है। पहला वाला आदमी 11 लोगों से हाथ मिला सकता है। एक तो ये तरीका काउंट करने वाला। दूसरा तरीका क्या है? टोटल हैंड्स कितने हुए? टोटल हैंड्स कितने हुए? टोटल हैंड्स हो गए 12। भाई 12 लोग हैं, 12 हाथ ये रहे। अब 12 में से कोई 2 का पेयर चुन लो। भाई 12 में से कोई 2 लोग चुन लो। भाई एक हाथ किससे मिलता है? एक हाथ में हैंडशेक के लिए 2 हाथ मिलते हैं, मतलब 12 में से आपको 2 हाथ चुनने। तो जितने 2-2 हाथ के सेट बनेंगे वही क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। इसको मैं ऐसे भी समझाऊंगा, अभी एक सेकंड वेट करो, अभी इसको मैं और तरीके से समझाऊंगा आपको। टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने हो गए? 12C2। 12C2 का मतलब हो गया 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, क्योंकि 10 से तो फैक्टोरियल 10 से तो ऊपर वाला कट जाएगा, तो यहां हो जाएगा आपके पास 6, दैट इज 66 हैंडशेक्स होंगे। 66 हैंडशेक्स। ये तो एक तरीका हो गया, भाई 12 में से आपको 2 हाथ चुनने। दूसरा तरीका क्या कहता है कि भाई पहला वाला जो हाथ है, फर्स्ट पर्सन के पास कितने नंबर ऑफ वेज है? कितने नंबर ऑफ वेज है? 11। भाई पहला आदमी 11 लोगों से हाथ मिला सकता है। भाई दूसरा आदमी पिछले एक से तो मिला चुका, तो अब आगे के अपने 10 आदमियों से हाथ मिला सकता है। प्लस तीसरा जो आदमी है वो पिछले दोनों से तो मिला चुका, क्योंकि 2 ने 3 से भी मिलाया होगा। तो ऐसे तो ना 2 ने 3 से मिलाया तो अब 3 भी 2 से मिला। अरे यार एक ही बार बनाएगा ना हाथ, तो ठीक है। तो अब तीसरा वाला आदमी कितने लोगों से मिलाएगा? 9 लोगों से। ऐसे कर करके 11वां वाला आदमी केवल एक ही आदमी साथ मिलाएगा, 12वां वाला तो सबसे मिला ही चुका, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब आपको 1 से लेके 1 2 3 से लेके 11 तक का समेशन चाहिए, तो 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 66। तो आप 2 तरीके से क्वेश्चन हो सकते हो। पीएनसी में क्वेश्चन करने के तरीके बहुत हो सकते हैं। कोई आदमी किस टाइप से सोच रहा है, कोई आदमी किस टाइप से सोच रहा है। मेथड्स हमें सारे पता होने चाहिए, क्योंकि अगर मेथड्स नहीं पता होंगे तो काम नहीं बनेगा। मेथड्स का पता होना बहुत जरूरी है। देखो मैं आपको बहुत काम की चीज बताता हूं। कॉम्बिनेटोरिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आप जितना पेन पेपर चलाओगे, जितना पेपर के ऊपर पेन चलाओगे, उतना आप सीखोगे। अगर आप सोचो कि मैं केवल देखता रहूं और काम हो जाए, तो नहीं होगा। आपको पेन पेपर चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा लें? ये वाला लेते हैं। एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, टोटल 153 मैचेस वर प्लेड, 153 मैच खेले गए। When each team played with other only once, हर टीम एक से, मतलब जैसे 153 मैच खेले गए और हर टीम दूसरी टीम से केवल एक ही मैच खेली है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है? ईच टीम प्लेड विद अदर ओनली वंस। जैसे हमने 12 लोगों से हाथ मिलवाए, तो एक आदमी ने दूसरे आदमी से केवल एक ही बार हाथ मिलाया। तो यहां भी यही कह रहा है कि अगर 153 मैच खेले गए 153, तो एक टीम दूसरी टीम से, मतलब अगर टीम ए और टीम बी की बात करें, तो टीम ए और टीम बी ने केवल एक ही बार मैच खेला है। मतलब ए ने बी के साथ एक ही बार खेला है। ए सी के साथ खेल सकता है, पर ए जो है वो बी के साथ तो एक ही बार खेलेगा, और ए जो है वो सी के साथ भी एक ही बार खेलेगा। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीम विच पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। तो अगर कोई क्वेश्चन को समझा होगा तो उसकी एक चीज समझ में आई होगी कि लेट सपोज let the total number of teams, let the total number of
टीम्स, कितनी टीम्स हो गई होंगी? n, ठीक है। तो लेट द टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? n, ठीक है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीम्स ही पता करनी है, तो मैंने मान ली थी। तो अगर मुझे उल्टा क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे पूछूंगा अगर n टीमें हैं, ठीक है, उनको मैच खिलाने, हर टीम दूसरी टीम के साथ केवल एक ही बार खेले, तो कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे? तो यहां मैं लिखता हूं टोटल नंबर ऑफ मैचेस, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इज इक्वल टू NC2। भाई कितने होंगे? भाई दो टीमें, दो टीमें एक मैच खेलती हैं, टोटल कितनी टीमें हैं? n टीमें हैं। तो मैंने n टीम्स में से दो टीम्स चुन ली कोई भी, तो हर दो टीम के पेयर बन जाएंगे, हर दो टीम के पेयर बनेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएंगे? मैचेस का काउंट आ जाएगा। तो NC2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ मैच प्लेड, ठीक है। और वो हमें दे रखा है NC2 बराबर कितना दे रखा है बच्चों? कितना दे रखा है? 153। NC2 बराबर कितना दे रखा है? 153। बस हमें n की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकाले बच्चा? कैसे निकाले? यहां देखो NC2 कितना हो गया? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बराबर कितना आ गया? 153। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या दे रखा है? n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बराबर 153। n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल गया, यहां आ गया n स्क्वायर माइनस n बराबर 2 को 153 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 306, यही आएगा। देख लेते हैं एक बार, 2 इंटू 3 6 और 2 5 10 और 2 306, 150 इंटू 2 300, 306। अब इसको सॉल्व करते हैं। n स्क्वायर माइनस n माइनस 306 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब 306 के फैक्टर देखो, 306 से फैक्टर, 306 को अगर तोड़ोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 153, यहां पर आ जाएगा 351, ठीक है, और 3 17 17 और यहां पर आ जाएगा 17। तो आ गया 3 3 9 टू 18, 18 और 17 जो होता है वो मिला के बनाएंगे आपके पास कितना? 306। तो यहां आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 18n प्लस का 17n माइनस 306 बराबर 0। तो यहां जैसे ही n कॉमन लिया तो कितना आ गया? n माइनस 18 प्लस 17 कॉमन लिया तो कितना आ गया? n माइनस 18 बराबर 0। तो यहां पर आ गया n प्लस का 17 और यहां आ गया n माइनस का 18 बराबर 0। तो n की दो पॉसिबल वैल्यूज आई, या तो माइनस 17 होगा या 18 होगा। तो माइनस 17 नहीं होता क्योंकि हमारे पास n कैसा होता है? नेचुरल नंबर। तो यहां पर आ गया हमारे पास n बराबर 18। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी आ गई? टोटल नंबर ऑफ टीम्स इज इक्वल टू आ गई आपके पास 18। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी आ गई? 18। तो यहां तक आपको एक बात समझ में, एक बार वापस समझा देता हूं कैसे किया हमने। भैया टोटल लेट सपोज मेरे पास n टीमें होती और मैं कह रहा हूं कि मुझे दो टीम का एक मैच कराना है, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे? तो देखो अगर मैं टीम ए से ले रहा हूं तो टीम ए जो है वो मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर लेट सपोज 10 आपके पास टीम्स है, तो टीम 1 जो है वो बाकी 9 टीमों के साथ एक एक मैच खेलेगी। मतलब अब आपको ये देखना है टोटल नंबर ऑफ मैचेस, तो आप कोई भी दो टीम सेलेक्ट कर लो तो आपके पास क्या हो गया? 10C2। ऐसी अगर n टीम्स में से मुझे मैच खिलाने हैं तो दो टीम्स मुझे सेलेक्ट करनी पड़ेंगी, तो किससे हो गई? NC2। और NC2 किसके बराबर है? 153 के बराबर। अब इसको सॉल्व करना मुझे सिखाना था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया कि NC2 बराबर अगर 153 हो तो कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बेस कैंप है, हमें बेसिक्स सीखना है। तो जब हम बेसिक्स की बात करें तो हम ये चीज जरूर देखें कि हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो हम कोटा में रहते हैं तो हमने कोटा की बात करी है, देहरादून भी हमारा सेंटर है तो हमने देहरादून की बात करी है। एक ट्रेन जो है वो कोटा से देहरादून चलती है। अब आप बोलोगे सर ये तो नंदा देवी एक्सप्रेस है। अरे भैया देखो पहले क्वेश्चन तो देखो। अब ये क्या कह रहा है? अ ट्रेन गोइंग फ्रॉम कोटा टू देहरादून स्टॉप्स एट 6 इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब कोटा से देहरादून चलने वाली ट्रेन बीच में 6 स्टेशन पर रुकती है, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? 6 पर्सन्स एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। 6 लोग हैं जो इस जर्नी में आपके पास बैठते हैं आके, कि भैया 6 लोग हैं वो इस जर्नी में आके बैठते हैं। देन फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स दे कैन हैव। मतलब ये कह रहा है देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सेट सीट कैटेगरी, मतलब सीट कैटेगरी एक ही टाइप की है। ये कह रहा है कि कोटा
से देहरादून ट्रेन चलती है, बीच में 6 स्टेशन पड़ते हैं, 6 जगह रुकती है, ठीक है, 6 जगह रुकती है। कोटा से देहरादून ट्रेन चलती है, बीच में 6 जगह रुकती है। अब वो आपसे कह रहा है कि 6 पर्सन एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब ये कोटा से चल दी, फिर उसके बाद 6 लोग चढ़े, उसके बाद क्या करे, 6 लोग चढ़े, तो मुझे बताओ कि हाउ मेनी डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स दे कैन हैव। तो अब सबसे पहले बच्चे के मन में आया कि सर अगर कोई आदमी कोटा से चढ़ा हुआ हो तो उसके पास कितने टाइप के टिकट हो, लेकिन यहां क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, 6 पर्सन एंटर द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी, स्टार्टिंग द जर्नी इंक्लूड नहीं किया, ड्यूरिंग द जर्नी, मतलब कोटा से चलने के बाद 6 लोग चढ़े। अब वो कहीं से भी चढ़ सकते हैं, तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिकट्स दे हैव, कितने टाइप से टिकट हो सकते हैं। भाई अगर वो यहां पर ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है, देखना बड़े ध्यान से, ये स्टेशन 1 है, ये स्टेशन 2 है, ये स्टेशन 3 है, ये स्टेशन 5 है, ये अगर कोई पर्सन यहां से चढ़ा होगा तो देखो वो कितनी टिकट ले सकता है, वो स्टेशन 2 तक की ले सकता है, स्टेशन 3 तक की ले सकता है, स्टेशन 4 तक की, स्टेशन 5 तक की, स्टेशन 6 तक की, और देहरादून की। मतलब अगर कोई पर्सन S1 से चढ़ा है तो वो 6 टाइप की टिकट ले सकता है। कितने टाइप की, 6 टाइप। अगर कोई पर्सन यहां से चढ़ा है तो वो 5 टाइप की टिकट ले सकता है। अगर कोई पर्सन यहां से चढ़ा है तो वो 4 टाइप की टिकट ले सकता है। अगर कोई पर्सन यहां से चढ़ा है तो 3 टाइप की टिकट ले सकता है। अगर कोई पर्सन यहां से चढ़ा है तो 2 टाइप की टिकट ले सकता है। और कोई पर्सन अगर यहां से चढ़ा है तो वो क्या ले सकता है, ओनली 1 टाइप की टिकट ले। तो ऐसे कितने नंबर ऑफ टिकट्स हो गए, 6 into 7 डिवाइड बाई 2, दैट इज 21 टिकट्स क्या है, अवेलेबल है। बात समझ में आई। हाउ मेनी डिफरेंट सेट ऑफ टिकट्स दे कैन हैव, कितने टाइप के टिकट्स उनके पास हो सकते हैं। तो 21 टाइप्स के टिकट बच्चों उनके पास हो सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे ये वाली चीज। तो 21 टाइप से टिकट कोटा से देहरादून की ट्रेन में बनते हैं। अब सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यहां सोचने की जरूरत है कि अगर कोई आदमी कोटा से चला है, कोई मतलब कोटा से ट्रेन स्टार्ट हुई है, 6 स्टेशन पड़ते हैं। अब अगर आदमी यहां से टिकट लेना स्टार्ट करे स्टेशन 1 से, अगर कहां से, स्टेशन 1 से, और देहरादून तक जाए, तो उसके पास 21 टाइप के टिकट अवेलेबल हैं। लेकिन ये तो 21 टोटल टिकट्स हैं। कितने हैं, 21 टोटल टिकट। अब मैं कह रहा हूं कि 6 आदमियों के पास कितने टिकट हो सकते हैं, कितने सेट ऑफ टिकट्स हो सकते हैं। तो अब आपको टोटल टिकट्स अवेलेबल कितने हैं भाई, अगर कोई ट्रेन कोटा से देहरादून जा रही है, ठीक है, और कोई आदमी S1 से चढ़ता है, उसने पहले ही बोला ड्यूरिंग द जर्नी चढ़ता है, ड्यूरिंग द जर्नी चढ़ता है, मतलब एंटर जो करता है वो ड्यूरिंग द जर्नी करता है, स्टार्टिंग जर्नी उसने नहीं बोला, ड्यूरिंग द जर्नी। तो अब जब आदमी कोई S1 से चढ़ना चालू करे तो उसको S1 वाला क्या बोलेगा कि भैया आपके पास 21 टिकट्स अवेलेबल हैं, तो आप कौन सा टिकट चाहोगे, आप S1 से S2 जाना चाहोगे, S2 से S3 जाना चाहोगे, S3 से S4 जाना चाहोगे, S4 से S5 जाना चाहोगे, या S6 से मतलब आप अगर S1 से S2, S1 से S3, S1 से S4, S1 से S5, S1 से S6, S1 से SD कहां जाना चाहोगे। तो भैया S1 के पास तो 6 चॉइस थी, S1 के पास तो 6, लेकिन उसने ये बोला कि 6 पर्सन एंटर हो रहे हैं, 6 पर्सन एंटर हो रहे हैं। अभी तक बच्चे का कंफ्यूजन ये है कि सर हमने ये जो निकाला है यही तो है आंसर। मैं ये कह रहा हूं कि ये तो आंसर है 21 टिकट्स का। उसने ये बोला हाउ मेनी डिफरेंट सेट कैसे हो सकते हैं, ये तो टोटल टिकट हो गए। अब भैया कोई पर्सन अगर स्टेशन 1 से चढ़ा हो, कोई स्टेशन 3 पे 2 चढ़ गए हो, कोई स्टेशन 5 पे 2 चढ़ गए हो, और कोई स्टेशन 6 पे 1 चढ़ गया हो, तो ऐसा भी तो उसने सेट पूछा है। तो कैसे होगा, टोटल सेट्स कितने बनेंगे भैया, टोटल सेट बनेंगे 21 टाइप के टिकट्स में से 6 टिकट सेलेक्ट कर लो कोई भी। भाई यही तो है, सेट कैसे बनेंगे, 21 टाइप्स के टिकट अवेलेबल है, 6 आदमियों को टिकट बांटने, तो 6 आदमियों को क्या किया हमने, सेलेक्ट कर लिया 21C6 में से। ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बच्चा गलती यही करता है, मैं अगर क्वेश्चन बनाता ये तो आंसर में जरूर देता 21, तो बच्चा गलती करता। ठीक है, बात समझ गए। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर एन इंटरमीडिएट स्टेशन ऑन अ रेलवे लाइन फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। मतलब ये कह रहा है
कि अगर यहां पर टर्मिनल 1 है, यहां पर टर्मिनल 2 है, तो यहां पर बहुत सारे स्टेशन अवेलेबल हैं। ये S1 है, ये S2 है, सो ऑन, ये SN है। मतलब एन इंटरमीडिएट स्टेशन अवेलेबल है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। अब बताना है फाइंड हाउ मेनी वेज द ट्रेन एट स्टॉप्स एट 3 ऑफ दीज इंटरमीडिएट। मतलब अगर टर्मिनल 1 से ट्रेन चली और टर्मिनल 2 तक जा रही है, तो कितने तरीके से ये ट्रेन 3 स्टेशन पे रुक सकती है। मतलब इसको क्या करना है, इन S1 से लेके SN तक कोई 3 स्टेशन पे ट्रेन को रुकना है ड्राइवर को। मतलब चाहे वो S1 पे रुक जाए, चाहे S2 पे रुक जाए, चाहे S3 पे रुक जाए, मतलब ऐसे कोई 3 स्टेशन चूज करने हैं। तो भैया ऑल, अब आपसे क्या कह रहा है, 3 स्टेशन चूज करने हैं। अब पहली कंडीशन दी, पहला आंसर बताओ कि ऑल 3 स्टेशंस आर कॉन्जिक्यूटिव, कि सारे के सारे तीनों स्टेशन कैसे हो, कॉन्जिक्यूटिव हो। तो आपने देखा कि सर अगर मैं सेट बनाऊं 3 कॉन्जिक्यूटिव का, तो मैं क्या करूं, पहले अगर 3 पे रोक दूं, भाई कॉन्जिक्यूटिव का तो ऐसा ही बनेगा। फिर मैं क्या करूं, S2 S3 S4 पे रोक दूं, ठीक है, सो ऑन। फिर ऐसे में क्या करूं, ऐसे में क्या करूं, SN-3 SN-2 SN-2 SN-1 और SN। भाई कितने सेट्स बनेंगे ये पता करना है। तो देखो, जब आप 4 चीजें लेते हो ABCD और 3-3 का कोई सेट बनाते हो, तो क्या बनता है, ABC BCD, ठीक है, और क्या बनता है आपके पास, BCD, ठीक है, और बनता है CDA। मतलब 4 में से 3 चूज, 4C3, दैट इज आपके पास क्या बनेंगे, 4C3 ना, तो एक और बनेगा ABD, ठीक है। तो लेकिन ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। तो अब आपको अगर कॉन्जिक्यूटिव देखना है, तो देखो कैसे बनाया आपने कॉन्जिक्यूटिव। यहां ABC लिया, यहां पर BCD लिया, यहां पर CD ले लिए, तो बना ही नहीं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव के लिए आपको दिख रहा है कि एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। तो 4 में से हमेशा 2 सेट बने। 5 में देखो ABCDE कॉन्जिक्यूटिव बनाओ, देखो ABC बन गया, BCD बन गया और CDE बन गया। मतलब हमेशा 2 कम बन रहे हैं। ऐसे अगर n स्टेशन होते तो 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन कितने होते, n-2। 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन कितने होते, n-2। तो कितने तरीके से रुक सकती है, n-2 तरीके से। अब इसको वापस समझाता हूं। देखो लेट्स सपोज आपको बोले कि टर्मिनल 1 से लेकर टर्मिनल 2 के बीच में 5 स्टेशन है। 5 स्टेशन में से आपको 3 स्टेशन पर ट्रेन रोकनी है और वो कॉन्जिक्यूटिव हो तीनों स्टेशन, मतलब ए के बाद बी पे रुके, बी के बाद सी पे रुके। तो आपको कॉन्जिक्यूटिव पेयर बनाने होंगे। तो 5 में से कॉन्जिक्यूटिव पेयर 3 के कितने बने, 3। और अगर 4 की बात होती तो कितने बनते, 2। तो हमेशा 2 कम बनते हैं। तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो n-2 बेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो देखो पहला केस तो हो गया। दूसरा केस क्या कहता है कि एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, कम से कम 2 तो कॉन्जिक्यूटिव हो। तो देखो सेकेंड केस में हम क्या कर रहे हैं, कम से कम 2 कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। तो कम से कम 2 कॉन्जिक्यूटिव के लिए आप एक बात सोचो कि भैया 2 कॉन्जिक्यूटिव के साइड कितने होंगे। तो सबसे पहले आपने सोचा कि सर अगर पहले 2 स्टेशन कॉन्जिक्यूटिव हो, S2 S3 हो, S3 S4 हो, एंड सो ऑन SN-1 और SN हो। तो यहां एक बात सोचो, जैसे अगर मैं यहां पर एक बात करूं, तो यहां पर एक बात करूं, जैसे ABCD है तो 2 कॉन्जिक्यूटिव लेने, तो यहां आ गया AB BC और CD, मतलब एक कम होता है। तो यहां पर ये कितने हो गए, n-1, ठीक है। टोटल सेट कितने हो गए, 2 कॉन्जिक्यूटिव के n-1। अब आपको एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव पे रुकनी है, मतलब उनमें 2 कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकते हैं और 3 कॉन्जिक्यूटिव भी हो सकते हैं। तो यहां देखो अब आपको नंबर ऑफ वेज अब आपको क्या करने हैं, देखो अब 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन पे तो रोकनी है। तो आपने क्या किया, ये जो सेट है n-1, इसमें से एक सेट चूज कर लिया, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन पे रुक गई। फिर आपके पास टोटल कितने स्टेशन बचे, भैया 2 स्टेशन पे रुक गई, तो टोटल n-2 बचे, उनमें से एक पे और रोक दी, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया, n-1 इंटू n-2। ये क्या हो गए आपके पास, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव स्टेशन। बट अब देखो इसके अंदर बहुत बड़ी धांधली है। धांधली कैसे समझनी है, समझो कि जैसे ये S2 S3 S4 और ये S1 है, तो आपने एक बार S2 S3 चुना कॉन्जिक्यूटिव के लिए, फिर आपने n-2 में से S4 चुन लिया। भाई n-2 S4 बचा हुआ हो तो एक स्टेशन आपने S4 चुन लिया, तो क्या हो गया आपके पास, ये 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला सेट भी आ गया, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन एक टाइम क्या होगा कि आपने S3 S4 चुन लिया। अब S3 S4 जब चुना और फिर उस केस में अगर आपने 1 स्टेशन चूज करने में S2 चुन लिया,
तो आपके पास क्या हो गया, 2 बार रिपीट हो गए, मतलब एक ही केस 2 बार रिपीट हो रहा है। जो 3 कॉन्जिक्यूटिव वाले होंगे भाई एटलीस्ट 2 में भाई 2 बार तो रुकेगी ही रुकेगी, ऐसे केस भी आएंगे जिनमें 3 कॉन्जिक्यूटिव पे रुक जाए। तो जो 3 कॉन्जिक्यूटिव वाले सेट हैं वो एक बार रिपीट हो रहे होंगे। जैसे देखो, जब आपने S2 S3 चुना एक सेट में से, तो आपने फिर n-2 में से जब एक चुना तो S4 आ गया होगा, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव हो गए। लेकिन जब आपने S3 S4 चुना तो S2 भी एक वाले सेट में से एक बार आ गया होगा, तो यही केस 2 बार रिपीट हो गया। इसीलिए मैं यहां पर क्या करूंगा, n-1 इंटू n-2 में से नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव वाला एक बार घटा दूंगा। ठीक है, तो रियल वेज कितने हो गए, रियल वेज कितने हो गए आपके पास, n-2 को कॉमन ले लो, यहां पर कितना आ जाएगा, n-2 ही बच जाएगा क्योंकि n-1 -1, तो यहां आ जाएगा n-2 का होल स्क्वायर। तो आपको समझ आया कि एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव का केस क्या होता है। अब अगला केस क्या कह रहा है कि नो ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, नो ऑफ 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव, मतलब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव ना हो। तो टोटल में से एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव वाला केस घटा दो। तो टोटल देखो, टोटल क्या है, एन स्टेशन है, 3 पे रोकनी है, NC3 माइनस टोटल में से क्या घटा दिया, एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर कॉन्जुगेटिव वाला केस घटा दिया। ठीक है, बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई, तो ये है इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी वेज 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो, एक रो में बैठ सकते हैं कितने तरीके से, 5 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, सो दैट नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, कोई भी लड़की साथ ना बैठे। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होता है गैप मेथड, एक स्ट्रिंग मेथड, बस सबसे आसान होता है गैप मेथड। आपको बताना है कि 5 बॉयज हैं, क्या है, 5 बॉयज और 2 गर्ल्स, 5 बॉयज और 2 गर्ल्स में से ऐसे आपको बिठाने हैं एक लाइन में ये लोग कि कोई भी 2 लड़कियां साथ नहीं बैठे। तो मैंने क्या किया, पहले 5 लड़कों को बिठा दिया, बॉय, यहां पर मेरे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 बॉयज को बिठा दिया, बॉयज बॉयज। तो 5 बॉयज को बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल, फिर 5 बॉयज को बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल हो गया ना भाई, यहां पे 5 में से कोई बैठ सकता है, फिर यहां पे 4 में 4, फिर यहां 3, यहां फिर 2, फिर यहां 1, तो 5 फैक्टोरियल। फिर आपके पास जो गैप है वो कितने बचे, 3 4 5 6, 6 गैप प्रोड्यूस हुए, कितने गैप, 6 गैप भाई, 5 बॉयज के बीच में 6 गैप प्रोड्यूस हुए। भाई उसने बोला कि कोई भी दोनों लड़कियां, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब दोनों लड़कियों को साथ नहीं बैठाना वरना लड़ाई हो जाएगी। तो आपने क्या किया कि भैया बॉयज के बीच में जो गैप है उनमें बिठाएंगे भैया लड़कियों को। तो पहले बॉयज बिठाए 5 फैक्टोरियल से, अब बॉयज के बीच में जो गैप है भाई इसको भी तो काउंट करोगे आप, इसको भी काउंट करोगे, क्योंकि अगर एक लड़की इधर बैठी, एक लड़की इधर बैठी, या फिर एक लड़की इधर बैठी, एक लड़की इधर बैठी, तो भाई दोनों साथ कभी बैठी ही नहीं। तो 6 गैप में से मैंने क्या किया, 2 गैप चुने, फिर 2 फैक्टोरियल से उन लड़कियों को बिठा दिया। भाई दोनों को भी तो इंटरचेंज करोगे, लेट सपोज ये दोनों चुने, तो अब पहले एक केस क्या है, एक बार यहां बिठाया, एक बार यहां बिठाया, दूसरा केस क्या है, एक बार यहां बिठाया, एक बार यहां बिठाया। भाई अगर गर्ल 1 को यहां बिठाया, गर्ल 2 को यहां बिठाया, तो भैया एक केस तो ये भी आएगा ना, गर्ल 2 को यहां बिठाओ और गर्ल 1 को यहां बिठाओ। 6 में से क्या किया, 2 को चुन लिया, 6 में से क्या किया, 2 को चुन लिया, तो 2 फैक्टोरियल से बिठा दिया, 2 गैप को चुन लिया, 2 फैक्टोरियल से दोनों लड़कियों को बिठा दिया। तो कितने तरीके हो गए, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 64 62 मतलब 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 15 इंटू 2, तो 120 इंटू 30। ठीक है, लिख लो फटाफट से यहां तक, आगे ये चीज समझ, तो ये कितना हो गया, 3600। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, एक क्वेश्चन आप करना। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आधा ही समझाऊंगा, इसको समझा देता हूं। इन हाउ मेनी वेज 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स कैन सिट इन अ रो, 4 लड़के 4 लड़कियां एक रो में बिठाना है, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। पहला क्वेश्चन तो ये है, एक पहला क्वेश्चन कर देता हूं, बाकी दूसरा वाला आपको होमवर्क दूंगा। ये क्या कह रहा है, 4 लड़के हैं, 4 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं, आपको एक रो में बिठाना है। उसने बोला कि कोई भी लड़की साथ नहीं बैठे, तो पहले लड़के को बिठाते हैं, पहले लड़के को बिठाया भैया, पहले लड़के को बिठाया, बॉयज 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 और बॉयज,
4 बॉयज को बिठाया कितने तरीके से 4 फैक्टोरियल इनटू गैप कितने 3 4 5, 4 लड़कों के बीच में गैप कितने 5, 5 में से 4 गैप चुने और 4 फैक्टोरियल से लड़की को बिठा दिया। तो यहां हो गया आपके पास 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू 5c4 दैट इज 5 इंटू 24। तो ये हो गया आपके पास आंसर नंबर ऑफ वेज का। अब आपसे क्या कह रहा है, फर्दर फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच बॉयज एंड गर्ल्स आर सिट अल्टरनेटिवली, कि वो ऐसे बैठे कि अगर 4 बॉयज 4 गर्ल्स हैं तो या तो ऐसे बैठेंगे या फिर ऐसे बैठेंगे। तो इनका आपको नंबर ऑफ वेज बताना है, यही आपका होमवर्क है। आई होप आपको अच्छे से बात समझ आई होगी। अब अगर आपको ये सेशन समझ आया है तो जल्दी से लाइक कर दो सेशन को, कमेंट कर दो और बताओ कि कैसा लगा सेशन। बहुत छोटा सा सेशन है, बहुत क्रिस्प सेशन, थोड़ी बहुत थ्योरी समझानी थी जिससे आप बैच के अंदर बहुत अच्छे से कर सको। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।